Hello, good morning everybody. Once again I am आशुतोष with the new topic. आज हम लोग क्लास 11th में जो मैथमेटिकल टूल्स सीख रहे हैं उसमें हम वेक्टर और स्केलर्स का वीडियो डाल चुके हैं। उतना से आपका काम चल जाएगा। अब हम लोग कैलकुलस स्टार्ट कर रहे हैं। जो बेसिक आपको फिजिक्स में ज़रूरत पड़ेगा कैलकुलस का, आज वो सब सीखेंगे। ओके, तो कैलकुलस की शुरुआत हम एक क्वेश्चन से करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं एक गमला लेते हैं और इस गमला में एक पौधे को लगा देते हैं। मान लीजिए गमला ले लिए और इस गमले में हमने एक पौधा लगाया। ये आई बता रहा है इनिशियल, इतना बड़ा पौधा आपका है शुरू में, इसका हाइट ये है। ओके, अब हम ग्रोथ ऑफ ए प्लांट, किसी भी प्लांट का जो ग्रोथ है वो डिपेंड करता है 4 फैक्टर: प्रॉपर सनलाइट, वाटर, मैन्योर एंड टाइम। ठीक है, किसी भी पौधे का ग्रोथ है सो इन 4 चीजों पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर हम मान लें कि हम उसको प्रॉपर सनलाइट दे रहे हैं, प्रॉपर वाटर दे रहे हैं, प्रॉपर खाद भी डाल रहे हैं, तो ये सिर्फ टाइम पे डिपेंडेंट होगा। उसको समय भी देना होगा कि कितने दिन के बाद उसमें ग्रोथ आप देख रहे हैं। ओके, तो हम कह सकते हैं कि ग्रोथ ऑफ ए प्लांट, जी से ग्रोथ हो गया प्लांट का, तो दैट इज ए फंक्शन ऑफ, फंक्शन क्या है ये हम आगे आज की क्लास में सीखेंगे। फंक्शन है, फंक्शन का मतलब अभी यहाँ समझ ले कि डिपेंडेंस को हम दिखा रहे हैं कि ये ग्रोथ जो है वो सनलाइट, वाटर, मैन्योर और टाइम पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो अब अगर हम सनलाइट, वाटर और मैन्योर को कांस्टेंट रख दें, माने इसको टाइमली तीनों चीज हम देते रहें, तो हम कह सकते हैं कि अब ये सिर्फ टाइम पे डिपेंडेंट है। ग्रोथ इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, अब पूछा जाए आपसे कि 1 महीने में क्या ग्रोथ हुआ पौधे में, तो आप क्या करेंगे? आप शुरू में जो रोपे थे, जिस समय प्लांट किए थे, उस समय उसका हाइट मेजर कर लीजिए और 1 महीने के बाद इसका ग्रोथ निकालिए। 1 महीने में कहाँ तक गया? मान लीजिए अभी ये इसका इनिशियल हाइट है, यहाँ से यहाँ तक ये पौधे का है, और 1 महीने के बाद हम इसको वॉच करें, 1 महीने में ये चला गया एफ पॉइंट पे, फाइनल पॉइंट पे। ठीक है, तो ये हाइट मेजर कर लें, ये हाइट मेजर कर लें और इस बड़े वाले हाइट में से इस हाइट को घटा दें, तो 1 महीने का ग्रोथ आपका इतना होगा, ये आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 1 महीने का ग्रोथ। अगर 15 दिन में पूछा जाए तब भी आप निकाल सकते हैं। 15 दिन में हाइट मेजर कीजिए और घटा लीजिए इनिशियल हाइट से, फिर इसका भी हाफ करें हम, 7.5 डेज में पूछा जाए तो ये भी निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब क्वेश्चन आएगा कि अगर हम 1 सेकेंड में ग्रोथ पूछें तो निकालना अब मुश्किल हो जाए, या क्योंकि पौधे का ग्रोथ टाइम पे निर्भर करता है, तो थोड़ा समय देंगे तो पौधे का ग्रोथ कुछ न कुछ तो हुआ होगा। तो 1 सेकेंड में पौधे का ग्रोथ क्या होगा ये निकालना मुश्किल। फिर अगर हम और टाइम को छोटा कर दें, 1 सेकेंड का 1000वां हिस्सा ले लें, 1/1000 सेकेंड मीन 0.001 सेकेंड, इतने छोटे समय में क्या ग्रोथ हुआ, तो और मुश्किल हो जाएगा। हम थोड़ा सा और टाइम को छोटा करें, 10⁻5 हो गया, 1 लाख में, 1 सेकेंड के 1 लाख में हिस्से में 0.00001, इतने सेकेंड में क्या ग्रोथ होगा, तो निकालना और भी मुश्किल होगा। तो क्या आप इसे निकाल सकते हैं? तो आंसर आएगा यस, वी कैन फाइंड आउट। हम कितना भी छोटा समय लें, ये तो 1 लाखवां हिस्सा है, हम और भी छोटा हिस्सा ले सकते हैं, तो इतने छोटे हिस्से में भी हम पौधे का ग्रोथ निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस। कैलकुलस की सहायता से निकाल सकते हैं।
ओके, तो यहाँ मेरा क्वेश्चन शुरू हुआ कि अगर हम समय को बहुत थोड़ा सा चेंज करें, बहुत छोटा इनफाइनाइटेसिमल चेंज करें, तो पौधे के ग्रोथ में कितना चेंज आएगा, इस प्रश्न का उत्तर खोजेंगे हम लोग विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस। इस कैलकुलस की शुरुआत न्यूटन के द्वारा हुई। न्यूटन का आप 3 लॉज ऑफ मोशन सभी आदमी जान रहे होंगे, इनका गति का 3 नियम है। न्यूटन जब अपना तीनों गति नियम निकाल रहे थे तभी उन्हें कैलकुलस की जरूरत पड़ी। कैसे जरूरत पड़ी देखिए, मान लेते हैं कि कोई पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, इस तरह से वो मूव कर रहा है, तो वो अलग अलग समय पे t1 समय पे, t2 समय पे, t3 समय पे, अलग अलग समय पे वो अलग अलग जगहों पे होगा, तो उसका पोजीशन बार बार चेंज करेगा। मान लीजिए t1 समय में x1 दूरी पे है, t2 समय में x2 दूरी पे है, t3 समय में x3 दूरी पे है। इस तरह से अलग अलग समय पे अलग अलग पोजीशन है। इसका मतलब हुआ कि पोजीशन इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, पोजीशन समय पे निर्भर कर रहा है, ठीक है। तो अब यहीं पे न्यूटन को इसका आंसर खोजना पड़ा कि अगर हम समय को कहीं भी थोड़ा सा बदलें, थोड़ा सा समय को चेंज करें, तो इसका पोजीशन कितना बदल जाएगा, ठीक है। जैसे गमले में देखें कि समय को बदलेंगे तो पौधे का ग्रोथ कितना बदल जाएगा, तो यहाँ भी अगर समय को थोड़ा सा बदले तो पोजीशन कितना बदल जाएगा, इस क्वेश्चन का जवाब न्यूटन को खोजना था, तभी वो अपना लॉज ऑफ मोशन निकाल सकते थे। तो हम कह सकते हैं कि न्यूटन ही आपके कैलकुलस के जन्मदाता हैं, उन्हीं के द्वारा इसका डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। बाद में बहुत दूसरे मैथमेटिशियन ने इसको आगे बढ़ाया, बट द स्टार्टिंग पॉइंट इज ड्यू टू न्यूटन। तो अब हमारा क्वेश्चन हो चुका है, अब इसका हम आंसर खोजने की कोशिश करें, वी विल ट्राई। अब कैसे हम छोटा परिवर्तन अगर समय में करते हैं तो पौधे के ग्रोथ में कितना परिवर्तन आएगा, ये कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आपको 2-3 क्लास के बाद समझ में आएगा। अभी आप देखिए हम लोग कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला टर्म हम डिफाइन करते हैं कैलकुलस समझने के लिए, क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या है तो आप जानते होंगे पहले से, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड, ऐसा कोई भी चीज जिसको हम मेजर कर सकें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या तो डायरेक्ट मेजरमेंट कर सके या इनडायरेक्ट कोई दूसरा मेथड यूज करके मेजर कर सकें। तो किसी भी तरह अगर आप मेजर कर सकते हैं किसी भी चीज को, तो उस चीज का नाम हम लोग क्वांटिटी देंगे। अब इस क्वांटिटी को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। ये 2 तरह का होगा, कौन कौन सा? तो पहला जो क्वांटिटी होगा उसका नाम देंगे कांस्टेंट क्वांटिटी, और दूसरा जो है वो वेरिएबल क्वांटिटी, ठीक है। 2 हिस्से में बांट दिए। तो कांस्टेंट नाम से ही स्पष्ट है, कांस्टेंट है, इसका मतलब इसका वैल्यू नहीं बदलता हो, कुछ वैल्यू डज नॉट चेंज, ठीक है, ऑलवेज रिमेन्स फिक्स्ड, हमेशा फिक्स्ड रहता हो। तो जैसे 2 है, 3 है, पाई है, ये कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये सब ऐसा चीज है जिसका वैल्यू कभी नहीं बदलेगा, तो दैट्स व्हाई इट इज ए कांस्टेंट। पाई का वैल्यू 3.14 है, तो आप जहां भी यूज करेंगे 3.14। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर है। तो इसका भी वैल्यू जहां भी G यूज करेंगे उतना ही यूज करेंगे। तो ऑल दिस थिंग्स विल बी कॉल्ड ए कांस्टेंट क्वांटिटी। ये सारा कांस्टेंट है जिसका वैल्यू नहीं बदलता। और नाम से ही यहाँ भी स्पष्ट है, वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब है बदलने वाला, तो हुज वैल्यू चेंजेस, जिसका वैल्यू बार बार बदलता हो, ठीक है। डज नॉट रिमेन फिक्स, जिसका वैल्यू फिक्स नहीं हो, उन सबको हम वेरिएबल क्वांटिटी बोलेंगे। अब जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी बार बार बदल सकती है। हम अपने कभी बाइक पे, कार पे अगर ट्रेवल करते हैं तो हमारी भी वेलोसिटी बार बार चेंज होती है अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक कंडीशन। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट
वेलोसिटी इज ए वेरिएबल क्वांटिटी, वेलोसिटी में वैरी, ये कांस्टेंट भी हो सकता है, वैरी भी कर सकता है। तो जब भी ये वैरी करता होगा तो इट विल बी कॉल्ड ए वेरिएबल क्वांटिटी। ओके, तो यहां तक आप समझ गए। अब देखिए कांस्टेंट जो है इसको भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। अब एक है एब्सोल्यूट कांस्टेंट और दूसरा है आर्बिट्ररी कांस्टेंट। कांस्टेंट दो हिस्से में होगा, फिर वेरिएबल को भी दो हिस्से में बांटेंगे। एक होगा मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा होगा डिपेंडेंट वेरिएबल। धीरे धीरे हम सबके बारे में वन बाय वन समझेंगे। तो कांस्टेंट भी दो तरह का है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट और एब्सोल्यूट कांस्टेंट, और वेरिएबल भी दो तरह का है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो चलिए अब इन दोनों में अंतर देखें। देखिए दोनों ही कांस्टेंट है, एब्सोल्यूट कांस्टेंट एंड आर्बिट्ररी कांस्टेंट। इसका मतलब कि दोनों का ही वैल्यू नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, फिर दोनों में अंतर क्या है? तो एब्सोल्यूट कांस्टेंट उसे कहते हैं जिसका वैल्यू नहीं बदलता हो, इन डज नॉट चेंज, जिसका वैल्यू नहीं बदलता है इन एनी सॉर्ट ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन। हम मैथमेटिक्स का कोई भी ऑपरेशन करेंगे इसका वैल्यू नहीं बदलेगा। ठीक है, एब्सोल्यूट कांस्टेंट का इन एनी सॉर्ट ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, जैसे 2 है, 3 है, पाई है, ये सब मेरा एब्सोल्यूट कांस्टेंट है। अब 2, 3 इन सब के साथ हम कोई भी ऑपरेशन करें, जोड़े घटाव करें, गुना करें, भाग दें, जो भी काम करेंगे 2 2 ही रहेगा, 3 3 ही रहेगा, पाई पाई ही रहेगा। तो इसका वैल्यू नहीं बदलेगा। आप कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करें तो दैट विल बी कॉल्ड एब्सोल्यूट कांस्टेंट। ठीक है, और आर्बिट्ररी कांस्टेंट किसको कहेंगे? तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट में भी वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, लेकिन ये वैल्यू एक खास ऑपरेशन में कांस्टेंट रहेगा। तो इट व्हिच वैल्यू डज नॉट चेंज इन ए पर्टिकुलर मैथमेटिकल ऑपरेशन। एक खास ऑपरेशन में ये चेंज नहीं करेगा, दूसरे ऑपरेशन में ये फिर बदल सकता है। जैसे अब जैसे हम लोग कैसे देखेंगे, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, हमने एक इक्वेशन लिखा। ठीक है, हम अभी बताएंगे ये इक्वेशन है एक स्ट्रेट लाइन का, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ दो चीज आ रहा है, एक m आ रहा है, एक c आ रहा है। ये दोनों जो है ये मेरा आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। स्ट्रेट लाइन बदल जाएगा तो m और c बदल जाएगा। तो एक स्ट्रेट लाइन के लिए हम कुछ भी करें, उसका कोई भी ऑपरेशन करेंगे तो वो फिक्स है m और c, और दूसरे स्ट्रेट लाइन के लिए m और c बदल गया तो हम समझ सकते हैं कि m और c जो है वो एक खास ऑपरेशन में फिक्स है, दूसरे ऑपरेशन में डिफरेंट हो गया। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ओके, अब हम देखेंगे कि m और c क्या है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसको हमने लिखा इट इज जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन का एक जनरल इक्वेशन है। ठीक है, इससे हम सारे स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ए जनरल इक्वेशन। और अगर हम m का और c का एक खास वैल्यू डाल दें, जैसे m के जगह हम 2 डाल दिए, c के जगह 3 डाल दिए, तो इट इज ए पर्टिकुलर इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। इससे स्ट्रेट लाइन का ये खास इक्वेशन हो गया। y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, इट इज ए पर्टिकुलर इक्वेशन। तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। इसका मीनिंग क्या हुआ? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन का मीनिंग ये हुआ कि अगर हम इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो यू विल गेट ए स्ट्रेट लाइन। यही मीनिंग है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। ठीक है, इसका मीनिंग कि अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलना चाहिए। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ए सर्किल, अगर सर्किल का इक्वेशन है तो उसका ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे तो यू विल गेट ए सर्किल। ओके, तो हम इसका ग्राफ ड्रॉ करके देखें y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 और देखें कि ये स्ट्रेट लाइन मिल रहा है या नहीं। तो अब ग्राफ बनाने के कंसेप्ट को यूज करें। ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं, तो हम ग्राफ बनाने के लिए देख रहे हैं कि y x पे डिपेंडेंट है तो x का अलग अलग वैल्यू लेते हैं और y का अलग अलग वैल्यू आपको मिलेगा और आप एक डाटा
एक टेबल बनाते हैं। तो x का वैल्यू 1 डालिए, तो 1 डालिएगा तो 2 इंटू 1 प्लस 3, तो 2 प्लस 3 5 हो जाएगा। 2 डालेंगे तो 2 इंटू 2 4 प्लस 3 7 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको एक चार्ट बन जाएगा। ठीक है, जब टेबल बन गया तब आप ग्राफ बनाने के नियम को फॉलो कीजिए। ग्राफ कैसे बनाते हैं? तो ग्राफ बनाने के लिए आप दो एक्सिस सिलेक्ट करते हैं, एक एक्स एक्सिस सिलेक्ट करते हैं और एक वाई एक्सिस सिलेक्ट करते हैं। एक्स एक्सिस सिलेक्ट किए, एक्स एक्सिस पे हम एक्स का डिफरेंट वैल्यूज डाल दें, वाई एक्सिस पे आप वाई का डिफरेंट वैल्यूज डाल दें। इधर वाई का वैल्यू डाल दें और अलोंग वाई एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस आप एक्स का डिफरेंट वैल्यूज डाल दें। तो देखिए एक्स का वैल्यू हम 1 2 3 ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे 1 2 और 3 इस तरह से आगे भी डाल सकते हैं, 4 5 डाल दिए। और y का वैल्यू 5 7 9 आ रहा है, तो y का वैल्यू y एक्सिस पे डाल रहे हैं। तो यहाँ हम एक एक गैप करके डाल रहे हैं, 1 3 5 7 9 11 इस तरह से आगे आप बढ़ सकते हैं। ओके, तो आप आपने जो टेबल बनाया उस टेबल के हिसाब से पॉइंट आप डिसाइड कर सकते हैं। अब देखिए आप पेयरिंग करेंगे, x 1 है तो y 5 है। ठीक है, तब हम पॉइंट तक पहुंचेंगे। हम x के तरफ 1 डिस्टेंस चले और y के तरफ 5 डिस्टेंस चलेंगे तो यू विल गेट ए पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट आपको मिल गया। उसी तरह से x 2 है तो y 7 है, तो हम x के तरफ 2 चलेंगे और y के तरफ 7 चलेंगे। जो पॉइंट मिलेगा उस पॉइंट को ड्रॉ कर लेंगे। पॉइंट सेलेक्ट कर लिए। फिर x 3 है तो y 9 है, तो हम x की ओर 3 डिस्टेंस चलेंगे और y के तरफ 9 डिस्टेंस चलेंगे, तो हमें पॉइंट मिल जाएगा। ओके, तो आप पॉइंट का पेयर बना लिए। अब सारा जो पॉइंट आपको मिल रहा है इन सब को हम ज्वाइन कर दे तो यू विल फाइंड ए स्ट्रेट लाइन। इज इट और नॉट? आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल गया। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ए पर्टिकुलर इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, चलिए अब यहाँ इस स्ट्रेट लाइन में दो टर्म आया था, m और c। अब देखिए m और c, तो m के जगह पे 2 है और c के जगह पे 3 है। ठीक है, तो ये m और c क्या रिप्रेजेंट कर रहा है पहले इसको समझें। तो हम पहले c को समझते हैं फिर m को समझेंगे। c क्या है? तो c का नाम देते हैं इंटरसेप्ट ऑफ द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का ये इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट का मतलब है कि आपने जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, ये जो आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, ये स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को कहीं ना कहीं कट करेगा। देखिए यहाँ पे कट कर रहा है y एक्सिस को। ठीक है, अब जिस पॉइंट पे कट करे ओरिजिन से उस पॉइंट की जो दूरी होगी, अब यहां से हम ये दूरी देखते हैं तो देखते हैं कि 3 वाले पॉइंट पे कट रहा है, तो दैट इज योर सी। यही आपका सी है, इसी का नाम हम इंटरसेप्ट देंगे। ओके, तो क्या निष्कर्ष निकला कि इंटरसेप्ट ऑफ द स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है? तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, उस पॉइंट की दूरी, फ्रॉम द ओरिजिन से, वेयर द स्ट्रेट लाइन कट्स द वाई एक्सिस, जहां स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस को कट करे, तो उसका नाम हम लोग देंगे इंटरसेप्ट और उसको सी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देख लीजिए इक्वेशन में जब भी इधर आए जो टर्म, ये मेरा सी है और ये सी क्या है? तो ओरिजिन से उस पॉइंट की दूरी है जहां पे स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस को कट करता है, दैट इज योर इंटरसेप्ट। और अब m क्या है? ये m के जगह 2 है, तो m क्या है? m को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो m को हम कहेंगे स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का ये स्लोप है, और स्लोप का मतलब क्या है? तो स्लोप के मतलब के लिए देखिए, अब जो ये स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ किया, ये जिस तरह से y एक्सिस को कट किया है, उसी तरह अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो ये x एक्सिस को भी कहीं ना कहीं कट करेगा। यहाँ पे कट कर रहा है। ठीक है, जब x एक्सिस पे ये कट हो जाए तब हम क्या करेंगे? ये मेरा पॉजिटिव x एक्सिस है। इधर आप जानते हैं राइट में हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं और लेफ्ट में निगेटिव वैल्यू लेते हैं।
तो जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस से अब हम घूमेंगे और देखेंगे ये स्ट्रेट लाइन कितना एंगल बना रहा है। दिस एंगल इज योर, सपोज दिस एंगल इज थीटा। ओके, अब ये एंगल हम निकाल लिए। अब इस एंगल का अगर हम tan निकाल ले, tan थीटा, तो यू विल गेट इट स्लोप। तो m उसके स्लोप को बता रहा है। और ये क्या है, तो स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जितना एंगल बनाता है उस एंगल का tan, तब जाके हमको स्लोप निकलेगा। ओके, तो m इज व्हाट, m इज कॉल्ड स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन एंड इट इज tan थीटा, एंड tan थीटा मीन्स टेंजेंट ऑफ द एंगल। उस एंगल का आपको tan निकालना है विच द स्ट्रेट लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो स्ट्रेट लाइन एंगल बनाता है उस एंगल का अगर हम tan निकाल लेते हैं तो स्लोप निकल जाता है। अब आप tan निकालेंगे कैसे, तो tan निकालने के लिए क्या करना होगा, देखिए tan थीटा आप जानते हैं p/b होता है। तो आप इस स्ट्रेट लाइन पे कहीं पे भी कोई पॉइंट चुनिए, उस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए। आप यहाँ से ये दूरी निकाल लीजिए और इस पॉइंट से ये दूरी निकाल लीजिए। ऑलरेडी ये दूरी आपको यहाँ आप डाल चुके हैं स्केलिंग करके। तो ये दूरी और ये दूरी निकालेंगे, p/b निकल जाएगा और उसका वैल्यू जब आप देखेंगे तो यू विल गेट 2। आपके इस स्ट्रेट लाइन में m के जगह 2 है तो आपको 2 वैल्यू आ जाएगा। ओके, तो अब सोचिए m and c दैट इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट, मीन्स ये इस स्ट्रेट लाइन के लिए फिक्स है। आपने जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है 2x+3 का जो ग्राफ बना के जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है उसके लिए m भी फिक्स है और c भी फिक्स है। लेकिन अगर हम कोई दूसरा स्ट्रेट लाइन ले, तीसरा स्ट्रेट लाइन ले, चौथा स्ट्रेट लाइन ले, पांचवा स्ट्रेट लाइन ले, इस तरह से अलग अलग स्ट्रेट लाइन लेंगे तो सबका c और m बदलता चलेगा। ओके, तो दैट्स व्हाई m एंड c आर कॉल्ड आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ये एक स्ट्रेट लाइन के लिए फिक्स्ड है। इस स्ट्रेट लाइन के साथ आप जो भी ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे तो m और c कांस्टेंट रहेगा, लेकिन दूसरे स्ट्रेट लाइन के लिए ये बदल जाएगा। ओके, तो आप आज कांस्टेंट के बारे में सीख लिए पूरी तरह से। अब अगले क्लास में हम लोग वेरिएबल के बारे में सीखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।